वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो सप्लाई के चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है चेंजेस इन सप्लाई। अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको सप्लाई के बारे में बताया था और पहला सवाल हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर अगर आपको याद हो तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन कौन सी वजूहात हैं या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो सप्लाई है वो चेंज हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि सप्लाई को चेंज करने वाले बेशुमार फैक्टर, जिनमें से कुछ का मैंने आपके साथ जो ना वो जिक्र किया, जैसे कि प्राइस है, जैसे कि मैंने आपको कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि चीजों को बनाने के ऊपर कितने अखराजात लग रहे हैं, उसकी वजह से भी जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट की सप्लाई को या बढ़ाता है या कम करता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है या मेथड टेक्निक्स हैं या बेशुमार फैक्टर्स हैं। तो हमने एट द एंड ये पढ़ा था कि रियल लाइफ में जो सप्लाई है वो बेशुमार वजूहात की बना पर जो है वो चेंज होती है। तो क्या हमने सारे फैक्टर्स पढ़ने? तो स्टूडेंट्स हमने इसकी कैटेगरी बना ली है। बेसिकली हमने इसके दो पार्ट्स डिस्कस करने हैं। एक हमने इसकी वजह पढ़नी है ड्यू टू प्राइस, और एक दूसरे पार्ट के अंदर हमने वो तमाम फैक्टर्स ले लेने हैं जो प्राइस के अलावा सप्लाई को चेंज करते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा क्वेश्चन है चेंजेस इन सप्लाई, तो उसमें हमने क्या पढ़ना है, हमने उसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एक है ड्यू टू प्राइस और एक है ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। अगर सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आए तो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स को कहते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और अगर सप्लाई में चेंज प्राइस के अलावा किसी और वजूहात की बना पर आए तो उसको हम इकोनॉमिक्स में नाम देते हैं राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई। ठीक है, उर्दू में अगर हम इसको डिस्कस करें, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम के भी हैं, तो जो एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है स्टूडेंट्स, इसको हम उर्दू में कहते हैं रसद का फैलना और सिकुड़ना। और राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई को उर्दू में स्टूडेंट्स कहते हैं रसद का बढ़ना और गिरना। तो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि आज के इस दूसरे लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है चेंजेस इन सप्लाई। तो सप्लाई में चेंजेस तो बेशुमार फैक्टर्स की वजह से आती है, लेकिन हमने उसकी दो कैटेगरी बना ली। एक वो जो कीमत की वजह से आती है, प्राइस की वजह से आए, और एक वो जो प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर्स की वजह से आए। तो सारे फैक्टर्स हमने एक कैटेगरी के अंदर कर लिए। अगर सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आए तो उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यानी रसद का फैलना और सिकुड़ना। और अगर सप्लाई में चेंज प्राइस के अलावा किसी और अदर फैक्टर्स की वजह से आए तो हम उसको कहते हैं राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई, यानी रसद का बढ़ना और गिरना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहला टॉपिक होगा, यानी एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यानी रसद का फैलना और सिकुड़ना। तो आपको मैंने उसका बता तो दिया है कि सप्लाई में चेंज किसकी वजह से आएगी, प्राइस की वजह से। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इफ सप्लाई चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि अगर रसद में तब्दीली कीमत में तब्दीली की वजह से हो। जब हम इसको कंबाइन पढ़ते हैं, तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जब हम इसको कंबाइन पढ़ेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे चेंज, क्योंकि चेंज में दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज। तो अभी हम इसको कंबाइन पढ़े, तो मैंने ये कहा कि अगर सप्लाई में चेंज प्राइस में चेंज की वजह से आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और अगर हम इसको अलग अलग पढ़ ले, अगर हम सिर्फ पढ़ना चाहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, यानी रसद का फैलना, तो फिर डेफिनेशन क्या बन जाएगी, आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। तो लॉ ऑफ सप्लाई में स्टूडेंट्स आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि जब प्राइस इंक्रीज करती है
तो सप्लाई भी इंक्रीज करती है, और जब प्राइस डिक्रीज करती है तो सप्लाई भी डिक्रीज करती है। तो ये चेंज हो रही है ना सप्लाई ड्यू टू प्राइस। तो वही चीजें जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ी थी वही हम एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो सप्लाई में चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो प्राइस के वजह से पढ़े। तो अब हम क्या पढ़े, एक्सटेंशन और सप्लाई। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, यानी सप्लाई इंक्रीज कब करती है, सप्लाई उस वक्त इंक्रीज करती है जब दूसरी तरफ प्राइस भी इंक्रीज करे। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इफ supply increase due to increase in price। क्योंकि अब हम सिर्फ स्पेसिफिक एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई यानी रसद के फैलने के बारे में पढ़ रहे, तो फिर हम क्या पढ़ना चाह रहे कि अगर सप्लाई में जो इजाफा है वो कीमत में इजाफे की वजह से हो। ये हमने कहां से लिया, ये हम ऑलरेडी पहले लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर पढ़ चुके हैं। वहां पर हमने ये पढ़ा था कि प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई भी इंक्रीज करती है। तो सप्लाई इंक्रीज किसकी वजह से करी, प्राइस के इंक्रीज होने से। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और अगर हम यहां पे पढ़े कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई यानी रसद का सुकड़ना, तो आप बताएं डेफिनेशन क्या हो जाएगी। अब डेफिनेशन हो जाएगी जी, उसी में हम क्या कर देंगे, इफ सप्लाई वो इंक्रीज था तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। हमें कैसे पता चला कि प्राइस की कम होने से सप्लाई डिक्रीज होती है, ये हम ऑलरेडी लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ चुके हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि अगर आप एक डेफिनेशन को याद करेंगे तो आपके लिए दोनों डेफिनेशंस याद करना आसान हो जाएंगी। जब आप कंबाइन पढ़ेंगे एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को, तो आप वर्ड यूज करेंगे चेंज, कि सप्लाई चेंज होगी, किसके चेंज होने की वजह से, प्राइस के चेंज होने से। जब आप सेपरेट पढ़ेंगे तो एक्सटेंशन के अंदर आपने इंक्रीज और विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन प्राइस, और कंट्रैक्शन में सप्लाई डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज इन प्राइस। दोनों में आप आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, अब हम एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को टेबल की मदद से पढ़ लेते हैं। किसका टेबल, तो अगर आपको याद हो तो इसका टेबल भी स्टूडेंट्स मैंने जो लास्ट आपको वीडियो के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई का टेबल बनाना सिखाया था, तो इसका टेबल भी वैसे ही बनेगा, क्योंकि यहां पर भी सप्लाई में हम चेंज किसकी वजह से पढ़ रहे हैं, प्राइस की वजह से। तो टेबल में हमारे पास कितने कॉलम होंगे, हमारे पास 2 कॉलम होंगे। कौन कौन से, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल 2 है, हम 2 वेरिएबल्स को देखने, एक वो जिसमें हमने चेंज को देखना है और एक वो जिसकी वजह से हम चेंज को देख रहे हैं। तो लिहाजा एक कॉलम आपके पास आ गया प्राइस, यानी जो हमारे पास रुपीस में, और दूसरा कॉलम हमारे पास आ गया सप्लाई, जो कि हमारे पास क्वांटिटी के अंदर है। तो बहुत आसान है, वैल्यूज हमने लगानी है, कोई भी वैल्यूज लेकर इसको बना सकते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो उसकी प्राइस थी 2 रुपीस। तो जब उसकी प्राइस 2 रुपीस थी तो वो मार्केट के अंदर 10 चीजें बनाकर सेल कर रहा था, प्राइस हो जाती है 4। अगर प्राइस 4 हो जाएगी, बढ़ रही है, तो हमने क्या पढ़ा है कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो पहले 2 रुपए कीमत पर 10 चीजें बेच रहा था, तो जो उसकी प्राइस 4 होती है तो वो चीजें भी ज्यादा बेचना शुरू कर देता है। जो उसकी प्राइस 6 हो जाती है तो वो उसकी सप्लाई को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो अगर हम देखें तो जो प्राइस बढ़ती जा रही है, सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। और अगर हम नीचे वाली साइड से देखें तो जो प्राइस कम होती जा रही है, उसकी सप्लाई भी कम होती जा रही है। तो जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ ली है, यही चीज हमने लॉ ऑफ सप्लाई में डिस्कस की। लेकिन अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिक एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन और सप्लाई से रिलेटेड है, तो हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि कब सप्लाई एक्सटेंड कर रही है और कब सप्लाई कंट्रैक्ट कर रही है। तो सप्लाई वाले कॉलम में देखें जरा, तो अगर सप्लाई वाले कॉलम में देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ देखें 10, 20, 30 इंक्रीज कर रही है ना, इसका मतलब है कि ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो 30 के बाद 20, 20 के बाद 1, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई क्या कर रही है, कंट्रैक्ट कर रही है। तो ये हो गया कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यानी रसद का सुकड़ना। तो आपने ये एरो बनाकर ये जरूर दिखा देना है कि कहां पर सप्लाई एक्सटेंड कर रही है और कहां पे सप्लाई जो है वो कंट्रैक्ट कर रही है। अब इसी टेबल की मदद से स्टूडेंट्स आप एक डायग्राम बना सकते हैं। तो अगर मैं यहीं पर इसको बना के आपको दिखा दूं, 2 एक्सिस आ गया आपके पास, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
तो हम आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि प्राइस हमेशा y एक्स साइड पे आएगी, तो सप्लाई फिर आपके पास x एक्सिस पे आ गई। तो प्राइस में हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी? 2, 4, 6। तो अगर हम सप्लाई वाली साइड पे देखें तो हमारे पास पहली वैल्यू है 10, 20, 30। तो डायग्राम को आपने टेबल को देख के बनाना है। तो 2 के सामने जब प्राइस 2 है तो सप्लाई कितनी है? 10। तो प्राइस 2 आपके पास आ गई, सप्लाई 10, जहां पे दोनों कट करें आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स प्राइस 4 होती है तो मैन्युफैक्चरर उसकी सप्लाई 20 कर देता है। प्राइस 6 है तो सप्लाई 30 हो जाती है। आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें तो आपके पास एक पॉजिटिव सप्लाई कर्व आ जाएगा। तो ये हमने सप्लाई कर्व ऑलरेडी पहले हमने बनाना सीखा हुआ है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर। अब क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन का है तो यहां पर भी आपने शो करना है कि किस साइड पर सप्लाई कर्व एक्सटेंड कर रहा है और किस साइड पर कंट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हमारा जी सबसे पहले आप क्योंकि सप्लाई से रिलेटेड है तो आपकी सप्लाई पड़ी हुई है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पे देखें वैल्यूज राइट साइड पे, तो राइट साइड पे आपकी वैल्यूज क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है ना, 10, 20, 30। तो आपने ये एरो शो कर दिया, इसका मतलब ये कर्व राइट साइड पर एक्सटेंशन को शो कर रहा है। तो ये आ जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अगर आप इसी एक्सिस पर देखें तो आपकी लेफ्ट साइड पर वैल्यूज कम हो रही है, यानी सप्लाई कम हो रही है, 30, 20, 10। तो आपने एरो से शो कर देना है लेफ्ट साइड पर कि यहां पे ये हो रहा है जी कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, हमने इसको टेबल में बना के भी देख लिया और हमने डायग्राम बना के भी इसको देख लिया। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर आपने देखा कि कहां पर सप्लाई एक्सटेंड करती है, कहां पे कंट्रैक्ट करती है। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो सप्लाई का सेकंड क्वेश्चन है, विच इज चेंजेस इन सप्लाई। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स कहा कि जो सप्लाई में चेंज आती है वो बेशुमार फैक्टर्स की वजह से आती है, लेकिन हमने उसकी कैटेगरी बना ली। एक फैक्टर प्राइस जो सेपरेट कर लिया और बाकी तमाम फैक्टर्स हमने एक साइड पर कर लिए। तो अगर सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आए तो उसको हमने क्या कहना है? एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यानी रसद का फैलना और सिकुड़ना। और अगर सप्लाई में चेंज प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से आए तो उसको हम कहते हैं राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई, यानी रसद का बढ़ना और गिरना। फिर आज हमने इसमें से स्टार्ट किया एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन के बारे में। पहले हमने कंबाइन पढ़ा, तो कंबाइन पढ़ेंगे तो हमने क्या कहा? सप्लाई चेंज हो रही है किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी अगर कीमत में तब्दीली की वजह से रसद में भी तब्दीली है तो उसे रसद का फैलना और सिकुड़ना कहते हैं। उर्दू मीडियम वाले ये लास्ट में याद रखिएगा। उसके बाद हमने इसको सेपरेट किया एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, यानी रसद का फैलना। तो सप्लाई इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन प्राइस, ये हम ऑलरेडी लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ चुके हैं, यानी अगर रसद में इजाफा कीमत में इजाफे की वजह से हो। और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ये उसका उलट हो गया, वहां पे इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो सप्लाई डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज इन प्राइस, यानी कीमत में कम होने की वजह से अगर रसद में कमी आती तो उसे कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई या रसद का सिकुड़ना कहते हैं। फिर उसके बाद हमने इसका टेबल बनाया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वैल्यूज आप उससे भी ले सकते हैं, लेकिन आपने वो वैल्यूज लेनी है जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करती है। उसके बाद उसी वैल्यूज की मदद से आपने डायग्राम बनानी है, उस डायग्राम सप्लाई कर बनाने के बाद आपने एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को शो करना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका जो दूसरा पार्ट है यानी राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई उसके बारे में आपको समझाऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।